नमस्कार, मैं हूं वाराणसी सैलेन सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेस पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसके अंतर्गत प्रगतिशील राजनीति को लेकर चर्चाएं होती हैं और इसमें प्रगतिशील राजनीति कैसे बेहतर हो सके, कि कितने अच्छे सलाह मिल सकें, तो लोगों से रूबरू करते हैं और मुलाकात करते हैं अपने शहर के खास लोगों से। तो आज इसी कड़ी में MIM के वरिष्ठ नेता वाराणसी के जो हैं इकबाल कौसर जी, तो उनसे मुलाकात कराते हैं आपकी। इकबाल कौसर जी जो हैं, तो अगर इनकी बात की जाए तो MIM के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है वाराणसी के लिए, और ऐसा माना जाता है कि वाराणसी की सियासत में इनकी दखलंदाजी काफ़ी बेहतर रहती है। अल्पसंख्यक वोटों पे इनकी एक अच्छी पकड़ है और किसी पहचान की मोहताज नहीं है। तो मुलाकात कराते हैं आपसे और चर्चा करते हैं प्रगतिशील राजनीति को लेकर। जी स्वागत है आपका आईपा में। बात की जाए आपसे MIM जो AIMIM जो है, उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बातें की जाए तो PM नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। 8 सीट बीजेपी की, उसमें NDA से जुड़ी सब थी। उसमें 1 सीट अपना दल, 1 सीट सुभाषपा, बाकी 6 पे अपने। तो भगवा में था। तो AIMIM जो है किस प्रकार से परफॉर्मेंस करेगी अपने प्रत्याशियों के साथ? देखिए, परफॉर्मेंस दुनिया जो है नतीजों को इनाम देती है, कोशिशों को नहीं। हमारा काम कोशिश करना है और उम्मीद है कि हम लोग उत्तरी और दक्षिणी लड़ाएंगे और इसमें परफॉर्मेंस हमारा बेहतर होगा। अगर पब्लिक ने हमको सूट किया, हमारी सियासत उनको सूट कर गई और उनकी दोस्ती हमें सूट कर गई, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि हम उत्तरी और दक्षिणी दोनों जीत सकते हैं। अच्छी खासी वोट की तादाद है यहाँ अल्पसंख्यक की, किसी भी सियासी समीकरण को पलटने का मुद्दा रखते हैं। बीजेपी से जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो लुभावने के लिए, लोक लुभावने जो भी हैं, मुद्दे छोड़ते हैं। तो सवाल यह है आपसे कि मुसलमान कल, आज और कल में आप क्या फ़र्क देखते हैं? पूर्व की सरकारों में, आज की सरकारों में, और भविष्य क्या नज़र आता है? देखिए, शिक्षा सवालों को जन्म देती है और विचारधारा सवाल करने की हिम्मत देती है। हमारे यहाँ जो मुस्लिम भाई हैं, इनके अंदर शिक्षा की कमी है। यही वजह है कि हम पीछे हैं। हमें किसी ने ठगा नहीं है, हम तो अपने आप को ठगे गए हैं। किसी ने हमसे ज़बरदस्ती वोट नहीं लिया। ये हमारी शिक्षा की कमी के कारण ऐसा हुआ है। पूर्व की सरकारें जो हैं बहुत दावे करती हैं अल्पसंख्यकों के लिए, बताती हैं, जैसे कहती हैं कि अल्पसंख्यकों का भला अगर कहीं पे है तो कांग्रेस दावे करती है, BSP करती है, समाजवादी करती है, आज़म खां चेहरे होते हैं, नसीमुद्दीन चेहरे होते हैं, राशिद अलवी जी हो जाते हैं अन्य पार्टियों से। तो एक अल्पसंख्यक चेहरा प्रस्तुत किया जाता है सामने। तो कितनी उत्थान हुए, कितनी भलाइयाँ हुई हैं पार्टियों द्वारा? ये देखिए, छलावा है। और जो गठबंधन भी होते हैं वो माइनॉरिटी को छलने का एक रास्ता है। गठबंधन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अखिलेश जी ने, सपा ने बसपा से भी करके देख लिया और कांग्रेस से भी करके देख लिया, और गठबंधन वो जानते थे कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मगर माइनॉरिटी को कैसे खींचना है, ये छलावा एक आकर्षित करने के लिए ये गठबंधन किया जाता है। आज भी जो गठबंधन हुआ है उसमें भी उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। राजभर जो ओम प्रकाश राजभर इतने बड़े नेता नहीं कि 2 से 3% वोटें सारा का सारा उनके पास आ जाएगा। इतने बड़े नेता नहीं है, ना वो इतने शरीफ लोग हैं। जो नेता की क्वालिटी होना चाहिए वो क्वालिटी भी उनके अंदर नहीं कि सारे के सारे वोट पलट जाएंगे। इससे कोई फ़ायदा नहीं। खाली मुसलमानों को छलने के लिए ये गठबंधन किया जा रहा है। जिनके पास वोट है आप उससे गठबंधन तो कर नहीं रहे, इसलिए कि तुम्हें हक देना होगा, तुम्हें उनको ताकत देनी होगी। तुम माइनॉरिटी को ताकत देना नहीं चाहते, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सबों ने यही किया है। और विचारधारा, पार्टी की आइडियोलॉजी से विचारधारा बनती है और सरकारें बनती हैं, कानून बनते हैं, ना कि प्रत्याशी से। अगर 403 में से 403 भी सपा के अगर वो हो जाएं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएं या वो MLA हो जाएं, तो उससे माइनॉरिटी का फ़ायदा नहीं होगा। जब माइनॉरिटी के ऊपर कोई पार्टी काम करेगी तब उसका फ़ायदा मिलेगा। सपा में चले जाने से, सपा की सरकार बन जाने से या कांग्रेस की बन जाने से माइनॉरिटी का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 70-75 साल से पीछे हुआ है। तो अगर फिर हम वही गलती कर रहे हैं तो फिर वही गलती वो करेंगे, क्योंकि जहाँ मॉब लिंचिंग जगह जगह होने लगी, भाई बड़ी तकलीफ़ होती है किसी निर्दोष को मारना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो।
और धर्म संसद में ऐसी ऐसी बातें कर दी जा रही हैं कि बड़ी तकलीफ़ होती है। कौन सा धर्म ऐसा सिखाता है, कौन सा समूह ऐसा दुनिया में जो ऐसा सिखाता है कि किसी का कत्लेआम करो। ये हमें बड़ी तकलीफ़ होती है इंसान होने के नाते। मुसलमान तो मैं बाद में हूँ, इंसान बन के मैं पहले पैदा हुआ हूँ। तो ये बड़ी तकलीफ दे बात है। और मुसलमानों को पॉलिटिकल पावर इज़ ए बिगेस्ट पावर इन वर्ल्ड, 1000 सुप्रीम पावर इज़ वन। मुसलमानों को अपना सियासी प्लेटफॉर्म बनाने के अलावा कोई रास्ता अब इस हिंदुस्तान में नहीं बचा है, जिस तरफ ये लोग हिंदुस्तान को ले जा चुके हैं। क्योंकि 70 साल से हमने इन्हीं को वोट दिया, इन्हीं को अपना नेता माना, मगर हमें बराबर नुकसान और गढ़े में यहाँ तक ले जाने की जो सवाल आ रही है, यह सामने दिख रहा है। उसके ज़िम्मेदार भी यही नाम नेहाद सेकुलर पार्टियाँ हैं, जो कि आर्टिफिशियल सेकुलर हैं। क्योंकि आर्टिफिशियल पेड़ जिस तरह जो है तो ऑक्सीजन या ताकत या छांव नहीं दे सकता, उसी तरह ये पार्टियां भी माइनॉरिटी को ना ताकत दे सकती हैं ना हक दे सकती हैं। ना ताकत दे सकती हैं ना हक दे सकती हैं। तो मगर अगर बात की जाए तो अल्पसंख्यक जाएँ तो कहाँ जाएँ? जैसे अब इस समय एक नए चेहरे के तौर पे हैदराबाद से ओवैसी जी आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे उन्होंने अभी बयान दिया था, सपा पे निशाना साधा कि अल्पसंख्यक जो है, मुस्लिम जो हैं, केवल ये बैंड बाजे वाली स्थिति में रहते हैं। तो क्या कहेंगे इस पे? मतलब कि और जहाँ दावे होते हैं लोगों को, अन्य पार्टियाँ जो हैं वो कहती नहीं हम बेहतर कर सकते हैं, बीजेपी से बेहतर विकल्प हमारे पास है। हमने क्या गलती किया था कि 70 सालों से हम इस पोजीशन पे आ गए कि अभी 80 घाट पे ये बोर्ड लग गया कि गैर हिंदू को आना यहाँ मना है, मॉब लिस्टिंग हो रही है। हिंदुस्तान के करीब करीब कोई ऐसा शहर नहीं बचा होगा, ये 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि मॉब लिस्टिंग ना हुई हो। कोई मर गया, कोई घायल होकर अस्पताल गया, मगर मॉब लिस्टिंग तो हुई शायद कोई। सर इसका जिम्मेदार कौन है? हमने तो वैसी कोर्ट नहीं दिया था। तो अब कैसे और भी इरादे रहेंगे इस बार? MIM कैसे संघर्ष करेगी? क्योंकि सबके दावे हैं यहाँ पे। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे उतरेगी, परफॉर्मेंस करेगी, आएंगे यहाँ पे। देखिए, पार्टी जितनी भी है सेकुलर के नाम पे आती है, माइनॉरिटी का किसी ने भला नहीं किया है। और जो ओवैसी साहब हैं वो बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा है। मैंने एक बात कह दिया ना कि ज़माने में सबसे जुदा है। आज की हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में उससे अलग, उससे बढ़िया, उससे ईमानदार कोई नेता नहीं है। अगर ये आप कहते हैं कि वो हैदराबाद से आया, तो अखिलेश जी कोई हमारे जो है तो कैंट से नहीं आए हैं, मायावती जो राजघाट से नहीं आई हैं, और राहुल जी गोदौलिया पर के नहीं हैं सब हिंदुस्तान के ही। तो ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है कि वो हैदराबाद से आए हैं, तो फ़ायदा होगा। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि यहाँ पे जो दलित हैं, जो दलितों का अगर हित है तो मुसलमानों के साथ हमेशा था, है और रहेगा। 2-3 हज़ार साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, दलितों पर अत्याचार ये फॉरवर्डों ने किया है, मुसलमानों ने नहीं किया। मुसलमानों ने तो उनको हक दिया। अगर 1 मिनट के लिए यहाँ माइनॉरिटी को हटा दिया जाए तो इस देश में क्या बचेगा? कुर्मी, कोयरी, कुंभी, लोहार, कुम्हार, ठाकुर, पंडित, भूमियार, यही सब बचेंगे। तो समता और समानता खत्म हो जाएगी। अगर मुसलमान को वोट विहीन कर दिया जाए तो ये आपस में इतना लड़के मर जाएंगे, इतना लड़के मर जाएंगे। और दलितों की तो वो हालत होगी कि आज भी बैल की जगह उनको जोत देंगे। आज भी कुछ मानसिकता के लोग हैं ऐसे इस देश में हैं, और जगह जगह घटना, जो दलितों पर भी तो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी भी तो लिंचिंग हो रही है। मुसलमान इस देश की धुरी है, रीढ़ की हड्डी है। विकास करेगा हिंदुस्तान जब साझेदार बनेगा मुसलमान। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप चाहे जैसे नाप लें, तौल लें, इंची टेप से नाप लें, तराजू से तौल लें। ऐसे में अगर बात की जाए, जो वोट जब पड़ते हैं, जिसमें समय आता है, तो मुद्दे भावनात्मक होने लगते हैं। इसके साथ बात की जाए तो स्थानीय मुद्दे हो जाते हैं। तो आपके समझ से किन मुद्दों के साथ वोटिंग होनी चाहिए? वोटिंग तो देखिए हक और हुकूक पर होने चाहिए, क्योंकि 5 साल के जो प्लान बनते हैं, 5 ईयर्स प्लान, इसलिए बनते हैं। और किसी ने हक हुकूक नहीं दिया है। अब माइनॉरिटी को समझना होगा कि अपना सियासी प्लेटफॉर्म बनाए और अपने हक हुकूक की बात करें। इनकी बात तो कोई किया नहीं, ना करेगा। क्या क्रैक ऑफ द वर्ल्ड, क़यामत के बाद क्या बात करेंगे? ये मुसलमान हिस्सेदारी मांग रहा है यहाँ इस देश में। अगर हम जमहूरियत में हिस्सा नहीं लेंगे, मैं तलवार उठाने को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप कदम बढ़ाइए और इस सियासत में जो लोगों से आप मांग रहे हैं, आप देने वाले बनिए। आप भी सेवा करिए ना, CM की कुर्सी पर बैठ के हम भी सेवा करें।
या मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ के हम भी सेवा करें ना भाई, हम सबको न्याय बांटें। और इस्लाम का पहला फार्मूला है, इस्लाम दुनिया में इसीलिए आया कि जाके इंसाफ बांटो। और मेरी ये तमन्ना है कि माइनॉरिटी के लोग आवें और इस देश की तरक्की और खुशहाली में और इंसाफ बांटने में अव्वल हो। उसके लिए सियासी प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है। सियासत से ही आप सेवा कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे बस यूं ही हो जाएगा तो हो जाएगा बस। योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है, अब तो आचार संहिता लगने वाली है। तो बात की जाए, कितना अंतर देख रहे हैं 2017 की पहले की सरकारों में, सपा बसपा कांग्रेस, क्या ये सब एक ही जैसे आपको नज़र आया या कुछ अंतर नज़र आया? अंतर तो समझ में आया, थोड़ा ये आया कि माइनॉरिटी पर इनकी जो है तो मानसिकता जो है भाई दिखने में बहुत ज़्यादा नहीं, मगर मानसिकता जैसे अंड बंड बयान जो आ रहे हैं वो बयान आ रहे हैं, कोई बिगाड़ नहीं सकता। जैसे आप हमारा हाथ मिला रहे हैं हमसे, आज अभी हाथ मिला रहे हैं, ठीक है मिला रहे हैं, अगर ये कटा हुआ हाथ आपको हाथ में दे देंगे तो आप लेंगे? आप भाग खड़े होंगे? तो बोल देना और सामने उसको कर देना ये बहुत अलग चीज़ है। बोल रहे हैं लोग, मगर इससे क्या मेहनत से बढ़ता है? ये देश की तरक्की में बाधा है। ये घटिया और गंदे लोग हैं, इस विचार से तो इस देश का भला नहीं हो सकता। चाहे वो साधु हो, चाहे वो योगी जी हो, चाहे कोई मौलवी भी हो, अगर इस तरह की मानसिकता रखता है तो ये देश की विकास में बाधक ये लोग हैं। और जहाँ होता है इनका वो ठोक दो, ये क्या गुंडों वाली भाषा है, ये तो टपोरी जैसी बात करते हैं ये लोग। हमें इनके अल्फाज से, इस तरीके के अल्फाज से किसी के हों हमें एतराज़ है। MIM की अगर बात की जाए तो लगभग क्या संभावनाएं हैं, कितनी सीटें यहाँ पे लगेंगी? क्योंकि अब यहाँ पे उनको सीट देने की बातें होने लगी हैं। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अब हम सीट देना चाहते हैं, 100 की जगह 10 उनको मिल जाए। तो किस नज़रिए पे आप क्या जवाब देंगे इसमें? देखिए, वो बैरिस्टर है, हमारा कायद, समझ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के भी औकात नहीं कि उसको राय दें, वो अपनी राय अपने पास रखें। अभी तो इन्होंने ये कहा था कि 5 मुख्यमंत्री बनेगा, एक साल में बनेगा। अभी आप उनके साथ गए तो सरेंडर हो गए। तो इनकी मानसिकता तो आप लोग अगर पत्रकार हैं तो खुद ही समझ गए होंगे। तो अभी इनकी औकात ओम प्रकाश राजभर की नहीं कि वो ऐसी साहब को राय दें। और यह आज की राजनीति छत्र छाया में जो लोग भी जी रहे हैं, किसी की औकात नहीं कि हमारे बैरिस्टर साहब को राय दे सके, किसी की औकात नहीं है। वो गुंडागर्दी कर लें और गुंडई बतिया लेंगे, उनका पैजामा उतार देंगे, उनकी गर्दन काट लेंगे, वो अलग की बात है। कहना बताया ना कि आप हमसे हाथ मिला रहे, बहुत बढ़िया, कटा हुआ हाथ हम बोधा अंसारी अपना दे दे तो फिर तो आप भाग खड़े होंगे, कटा हुआ हाथ नहीं लेंगे। तो अगर कटे हुए मुसलमान को देखना चाहते हैं तो एक बार करके देख लेना, जिनको बड़ी तमन्ना है वो करके देख लें। ओवैसी जी का साथ छोड़ दिए, उन्होंने कहा। ओम प्रकाश राजभर की बात करेंगे इसमें आपसे, क्योंकि आप यहाँ पे एक कमान संभाले, जिम्मेदारी संभाले MIM की। तो ये सवाल हम इसलिए आपसे लेंगे चूँकि वाराणसी में एक प्रमुख चेहरे हैं आप। ये साथ छोड़े, समाजवादी के साथ चले गए और समाजवादी में बुलाने लगे शर्तों के साथ कि ये 10 सीट ले लीजिए, इतनी सीट ले लीजिए, तमाम तरीके के बयान आए। कोई उग्र बयान नहीं आया, मतलब अपने पक्ष में लेना चाहे कि 10 सीट पे आ जाइए, 12 सीट पे, जो भी उनके बयान थे। तो क्या अल्पसंख्यक से बेहतर उनको समाजवादी पार्टी लगी, या समाजवादी पार्टी में केवल अल्पसंख्यक का जो झुकाव है इसके वजह से ओवैसी जी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हुए? देखिए, जिन जिन लोगों ने सत्ता हासिल की, जिन जिन पार्टियों के या जाति विशेष से भी ले लें, जैसे मुलायम सिंह यादव हुए, उनके परिवार को देख ली, जिन्होंने हमसे माइनॉरिटी का वोट लिया, जाके पता करिए उनका क्या क्या मजबूत हो गया। समझ रहे हैं, उनका बहुत कुछ मजबूत हो गया और माइनॉरिटी जहाँ की तहाँ रह गई। तो ओम प्रकाश राजभर भी सत्ता की मलाई काटे, उनका भी बहुत कुछ मजबूत हो गया। आज देखिए, MIM का एक झंडी पार्टी से नहीं मिलती, क्योंकि वो कहीं लाभ के पद पर नहीं है, चाहे तेलंगाना हो चाहे कहीं हो, लाभ के पद पर नहीं है, वो सेवा के पद पर हैं और उसी से संतुष्ट हैं। और उनकी आइडियोलॉजी के नहीं, हम सिर्फ सेवा करने के लिए आए हैं। तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, और जिनको पैसे की लालच है, माइनॉरिटी इसलिए हमको वोट नहीं देती मेरे भाई, बहुत से लोग, कि हम अपने घर में झाड़ू लगाएंगे तो कोई पैसे नहीं देगा,
दूसरे के घर में झाड़ू लगाएंगे तो पैसे मिलेंगे। तो कुछ लोग तो इसलिए सपा के साथ हैं। अगर वो हमारी जिस दिन दाल अभी हमारी हरी नहीं हुई है, जिस दिन हरी दाल हो जाएगी वो हमारे पास ही आएंगे, वो भी आएंगे, हम उनका इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद सेवा है, मेरा मकसद द्वेष नहीं है। कोई भी आएगा उसका स्वागत करेंगे। और हमारी पार्टी में गैर मुस्लिम भी बहुत ज़ोर शोर से जुड़ रहे हैं। आईपा की मुहिम है जन जन तक पहुंचने की, राजनेताओं के पास पहुंचते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं और प्रगतिशील राजनीति की बातें करते हैं। उसी कड़ी में हम उसी मंच के अंतर्गत आपके पास पहुंचे। क्या कहेंगे इस आईपा की मुहिम को? नहीं, बेहतर मुहिम है, इससे लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, क्योंकि आपने लोगों के ख्यालात लिए और लोगों को बांटे। और इस देश में बहुत कुछ सुधर सकता है कि अगर हम अपने अच्छे विचारों को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। आपका मकसद भी यही है। आपका मकसद तो पैसा कमाना है नहीं, विचारों को बांटना है। और विचार के बांटने से, विचारों को आदान प्रदान करने से भी देश की तरक्की हो सकती है। अच्छे विचार आएंगे तो अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। तो देखिए 2022 के चुनाव का लगभग आगाज़ हो चुका है और निकट था 2022 का चुनाव। तो तमाम पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं और अपनी रणनीति तैयार कर चुकी हैं। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।